थी हमें सुनकर ये कि जब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने पूरा लोटे का पानी उन्होंने पूरा उसमें उसको पानी गिराया और उस जगह पर आ गए कि जिस जगह पे वो रास्ते का एंट्रेंस थी जहाँ पे सरकंडा बंधा हुआ था। अब वहां पे उन्होंने जो छुरियां थी, लोहे की जो छुरियां थी, वो 3 हिस्सों में गाड़ी, एक वहां जहां से वो शुरू हुआ, एक सेंटर में और एक जहां पे वो खुद बैठे वहां, 3 इस तरफ गाड़ी 3 इस तरफ गाड़ी। और फिर उन्होंने वहां पे गड्ढा खोदा। गड्ढा तकरीबन हमारे पापा बताते हैं कि उन्होंने गड्ढा खोदा था तकरीबन 6 फीट का, और 6 फीट गहरा खड्डा था, और तकरीबन उसकी जो लंबाई थी वो भी तकरीबन उतनी ही थी, और उसके अंदर उन्होंने भूसा भरा हुआ था। उसके अंदर उन्होंने भूसा भर दिया था, उसके अंदर जो भूसा जिसमें गाय भूसा खाती है ना, वो उन्होंने भूसा भर दिया था, और उसमें लकड़ियां डाल दी थी, छोटी छोटी लकड़ियां सब डाल दी थी, और उसमें ऐसा तेल डाल दिया था जिसमें आग लगानी थी। उन्होंने वो कर लिया था उस तरीके से, पूरा वो खड्डा खोद के उसके अंदर वो भर के लकड़ियां डाल दी थी और वो सब डाल दिया था। अब हाजिर कर रहे हैं डायन को, अभी ये सारे इंतजाम कर रहे हैं, अभी आई नहीं है डायन, अभी बुलाया नहीं है उसको, अभी सिर्फ उसका जो टाइम होता था ना वो फिक्स रात को 12 बजे का टाइम होता था कि जब वो निकलती थी वहां से। तो इस टाइम ये सारा काम उन्होंने मुकम्मल कर लिया था अपना। अब वो गड्ढे के तकरीबन 6 फीट के फासले पे दादा बैठ गए और उन्होंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया, आप बैठ गए, आपने अपना काम शुरू किया। एहतियात बताई कि गांव में एक जर्रा बराबर भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, जर्रा बराबर भी किसी घर के अंदर कोई चिराग की एक लौ भी ना हो, क्योंकि अगर किसी भी घर के अंदर वो चिराग की लौ जलती, किसी घर के अंदर या किसी हुजरे के अंदर रोशनी आती, तो हमारे दादा बताते हैं कि वो पूरे का पूरा घर को खत्म कर देती। अब हुआ ये कि जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, और जब पढ़ाई शुरू करी, जब उसके आने का टाइम हुआ, वक्त हुआ, तो उन्होंने उस घड़े के अंदर आग लगा दी। अब घड़ा जल रहा है, रोशनी सिर्फ वही है, और उससे 6 फीट के फासले पे वो बैठे हुए हैं दूर, और उनके पीछे उनका चेला बैठा हुआ है, और उनके पीछे जो उनका चेला बैठा हुआ है, उन्होंने ये करा कि एक रस्सी पहले अपने बांधी और दूसरी रस्सी का सिरा अपने चेले पे बांध दिया, उसको अपने पीछे बिठाकर, ताकि उसको भी नुकसान ना पहुंचे, और उसको कहा कि तुम अपना रुख मेरे पुष्ट की जानिब रखना, कि जैसे एक शख्स ये बैठा हुआ और एक ऐसे बैठ गया, एक का रुख इस तरफ है, एक का रुख इस तरफ है। उसको कहा कि तुम्हें ये काम करना है और मैंने ये काम करना है। अब दोनों बैठे हुए फासले पर, अब काम शुरू हुआ, आग लगी, टाइम हुआ, जब वक्त हुआ तो ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई तेज हवाएं चलने लगी, और इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। और उस हवा का प्रेशर इतना था कि उस हवा के प्रेशर से ऐसा लगता था कि जैसे गांव का हर दरवाजा, हर खिड़की टूट जाएगी। और मट्टी कि जैसे कोई सहरा की मट्टी होती है ना, कि जब मट्टी उड़ने लगती है कि आंखों में कुछ नजर नहीं आता, तो फिर उस तरीके का फील होने लगा। खैर, जब ये पूरा अपने उरूज पर हो गया, कि हमारे मुर्शिद बताते हैं कि जब वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे और जो 6 फीट के फासले पे जो गड़ा था, मट्टी के धुआं ऐसे हो जाते जैसे कुछ नजर नहीं आता। जब इस किस्म का वो पूरा मंजर बन गया, उस वक्त एक औरत जाहिर हुई। इतनी खौफनाक हालत में वो औरत जाहिर हुई कि जिसके बाल ऐसे लटक रहे थे कि जैसे वो कोई सांप हो, और वो औरत पूरी बरहन हालत में थी कि जैसे उसके जिस्म पे कोई कीड़े चल रहे हों, और उसकी आंख कि जैसे अंगारा, कि जैसे आग के शौले,
और चेहरा उसका बिल्कुल सीहा, और सीहा इस तरीके का कि जैसे किसी को अगर धुएं में अगर देखते हैं तो उसकी रंगत बदल जाती है। ये पूरा वाकया हमारे सामने है कि वो आई और आके जब उसने घड़े के करीब आई तो वहीं रुक गई और उसने एक खौफनाक चीख निकाली, ऐसी खौफनाक चीख कि जिसको सुनकर इंसान का दिल बैठ जाए। उसके बाद हमारे दादा उस्ताद ने अपने पढ़ाई शुरू की और फिर उससे कलाम हुआ और फिर उसने बताया, किसने? उस डायन ने, कि वो इस गांव के एक एक फर्द को मार देगी। और उसने सबसे पहले तो हमारे दादा उस्ताद को डराने की कोशिश की, खौफ मुसल्लत करने की कोशिश की। हमारे मुर्शिद बताते हैं कि हमारे दादा उस वक्त हमें वाकया बताया करते थे, वो कहते थे कि जब इतना खौफ उसने तारी कर दिया था, इतना खौफ तारी कर दिया था, उसकी हैबतनाक शक्ल और उसका जिस्म की साख ऐसी थी कि उस हालत में उनके जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था कि जैसे पानी बह रहा होता है। कहते एक वक्त ऐसा आया था उनके ऊपर कि जिससे उनके औसान खत्म होने लगे, और लोग समझते हैं हाजिरी इतनी आसान होती हैं। अब मैं अपने दादा उस्ताद की बात कर रहा हूं कि उनकी ये हालत थी उस हाजिरी में कि जिसको वो ख़त्म कर रहे थे बैठकर। फिर उन्होंने अपने उससे कुछ सामान निकाला और जब पढ़ के उन्होंने उसके जिस्म के ऊपर मारा तो वो चीज़ उसके वजूद से आर पार हो गई, और ऐसे कि जैसे इंसान किसी आग के अंगारे को उठा के जब फेंकता है ना तो बिखरते शोले कि चिंगारियां जगह जगह से बिखरती हुई नजर आती हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ निकाल के पढ़ के जब उसके ऊपर मारा तो वो आग के अंगारों की तरह उसके वजूद से जिसे निकल जाती हैं। अब जैसे एक जिसने वजूद से टकराई गिर गई, नहीं, उसके वजूद से आर पार हो गई और वो दोनों जानों गिरी और उस घड़े के अंदर गिर गई। कौन? वो डायन। जब वो उस घड़े के अंदर गिर गई फिर दादा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उसमें और मजीद लकड़ियां डाल के उस आग को बढ़ा दिया। फिर वो डायन उस घड़े से निकल नहीं सकी वहां से, फिर वो उस घड़े से। उसके बाद जब वो पूरे आग, वो ये माजरा हमारे मुर्शिद ने वाकया पूरा बताया कि ये तकरीबन पूरी रात इस वाकये में गुजर गई थी। जब वो घड़ा ठंडा हुआ तो फजर की अजान का वक्त हुआ कि जब ये मामला ठंडा हुआ तो फजर की अजान हुई। जैसी फजर की अजान हुई ऐसा हुआ कि जैसे एक ठंडी हवा चली, एक नूर, एक फीलिंग, कहते हैं ना खुशी का वो होना, एक तस्कीन होना, एक सुकून होना कि भाई जैसे नमाज पढ़ के इंसान को सुकून मिलता है, एक ऐसी ठंडी हवा चली, फजर के अजान के कलमात पढ़े गए। उसके बाद फरमाते हैं कि गांव के हर शख्स ने वहां पर खड़े होकर अजान दी। उसके बाद उस घड़े को वहीं दफन कर दिया गया और 40 रोज तक उस घड़े पे बैठकर हमारे जो दादा थे ना, दादा साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई करी थी। और उसके बाद जब ये काम हो गया था उन्होंने ये हुक्म दिया था कि अब इस गांव को इस जगह से मुंतकिल कर दो, यानी कि अपनी ज़मीनों को पीछे की तरफ ले जाओ ताकि ये जगह अब आबाद नहीं हो सकती। आज भी हिंदुस्तान के उस मेवात जगह पे वो जगह मौजूद है। अब ना मालूम जगह होगी, अब तो हमें तो नहीं मालूम।